नमस्कार प्यारे मित्रों, क्या हाल चाल है। आशा करेंगे आप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जैसा कि आपने शीर्षक देखा, हम सियाचिन की बात करने वाले हैं। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। तापमान सर्दियों में 70 डिग्री तक माइनस चला जाता है। 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, हम जानते हैं, लेकिन 0 से भी 70 डिग्री माइनस में वहां भारतीय सेना आज भी पहरा दे रही है या फिर वहां डिप्लॉयड है। तो क्या कुछ ये घटनाक्रम हुआ पूरा, कैसे भारत ने सियाचिन को अपने कब्जे में लिया। कब्जा तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा था, लिहाजा कैसे अपनी सेना को वहां डिप्लॉय किया, क्योंकि पाकिस्तान ये मान के चल रहा था कि ये जो इलाका है वो पाकिस्तान का, लिहाजा उसने भी प्रयास किया। तो ये 1984 में एक घटना हुई या फिर कहें कि कुछ दिन का युद्ध चला, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से हराया। क्या कुछ ऑपरेशन मेघदूत के तहत हुआ, ये सब आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सियाचिन को समझ लेते हैं, ताकि हमें ये समझने में आसानी रहे कि वास्तव में भारत का जो मौकफ है या भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कितना सही है। तो सबसे पहले साथियों, आप देख सकते हैं सियाचिन भारत के उत्तर में स्थित है और पाकिस्तान और भारत दोनों ही उस पर अपना दावा करते हैं। क्यों करते हैं, उसके पीछे का कारण है। तो उस कारण को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1947 की घटना को याद करना होगा। 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान बना, तो उसमें जम्मू कश्मीर है वो अलग तरीके से रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर की कहानी हम किसी दिन अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या हुआ और कैसे जम्मू कश्मीर ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। लिहाजा वो सफल नहीं हुआ। 1948 में जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत का जम्मू कश्मीर पर कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक अलग देश के रूप में है, तो पाकिस्तान ने कबायली और पाकिस्तान की आर्मी का जो मिक्सचर है उसको बना के कबायलियों के वेश में उसे कश्मीर में भेज दिया। कश्मीर में उन्होंने कत्लेआम मचाया, पूरी तरह से वो आगे बढ़े, जम्मू तक आ गए। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास अपना दूत भेजा कि भाई हमें जो है बचाओ, हमारे पास सेना नहीं है और पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने कहा दो देश यदि स्वतंत्र देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें हम तीसरा देश भारत कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको स्वतंत्र रखना है इसे, तो लिहाजा इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता, आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हरि सिंह से विलय पत्र पर साइन करवाए और जैसे ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, अंग बना, भारत ने अपनी सेनाएं भेजी और पाकिस्तानी को वापस खदेड़ा। लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो घटनाएं चल ही रही थी, लड़ाई आपस में चल ही रहा था, संघर्ष भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच चल ही रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर स्टे दे दिया कि भाई जहां जिसकी सेना है वहीं एक बार रुको, उसके बाद जनमत संग्रह करवा के ये तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर किसके साथ रहेगा या स्वतंत्र रहेगा। ये सब चीजें होती गई। तो ये 1949 में एक कराची समझौता हुआ इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टे के तहत कि भाई आपको अपने अपने इलाकों में रहना। तो ये जो कराची का समझौता था, इसमें एक लाइन खींची गई कि भाई यहाँ से भले ही जम्मू कश्मीर पूरा अलग है, लेकिन उसे डिवाइड कर दिया गया कि यहाँ पाकिस्तान की आर्मी रह रही है इसलिए ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और इधर भारत है इसलिए ये एक समय के लिए भारत का हिस्सा है। तो ये जो लाइन खींची गई, यहीं से सियाचिन का विवाद शुरू हुआ। सियाचिन आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोही आते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, 20-20 हजार फीट की ऊंचाई की पहाड़ियां यहाँ पर है। तो ये जो लाइन खींची गई, ये जहां जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में आपस में संघर्ष था या फिर लोगों की पहुंच थी, वहां तक उसे खींच दी गई और उसका नाम रख दिया गया NJ9842। ये पॉइंट था अंतिम पॉइंट भारत और पाकिस्तान की सीमा का। लेकिन जो सियाचिन था या कहें कि जो पहाड़ी इलाका था, उस पर लाइन खींची ही नहीं गई, यानी वो रह गया असमंजस की स्थिति में। पाकिस्तान को लगा कि ठीक है सीमा यहाँ तक खींची गई, लेकिन इसके आगे का तो हमारा ही है। तो भारत का ये मानना था कि सियाचिन तो हमारा है। अब उस समय साथियों, पाकिस्तान की जो पश्चिमी देश है, जो आमतौर पर अमीर देश कहलाते हैं, यूरोपीय देश हो या फिर अमेरिका वगैरह हो, उन सबसे पाकिस्तान के रिश्ते बहुत शानदार था। नाटो के वो साथ थे, लिहाजा काफी ज्यादा उसको सपोर्ट मिला था। तो पाकिस्तान के लिए सब अच्छा ही अच्छा था, सब हरा ही हरा था, हम ये कह सकते हैं। इस बात के अलावा एक और अनुकूल बात जो पाकिस्तान के लिए वो ही थी, सियाचिन से उनकी रोड कनेक्टिविटी। मतलब सियाचिन की तलहटी तक वो बाई रोड जा सकते थे, जबकि भारत को वहां तक पहुंचने की, क्योंकि भारत थोड़ा ढलान में आता है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा ऊंचा आता है। यही कारण है कि नदियां हमेशा उत्तर से दक्षिण बहती है। हालांकि कई यदि स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति ऐसी हो जाए तो वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बह सकते हैं, वो कभी बाद में अपन बात करेंगे जब कभी नदियों की बात करेंगे तब। लेकिन खैर, यहाँ पाकिस्तान सियाचिन पर आसानी से पहुंच सकता था, उसकी कनेक्टिविटी बेहतर थी, वो पहाड़ों की तलहटी तक जा सकता था, वहां से बाई हेलीकॉप्टर वगैरह वो वहां पहुंच सकता है, और भारत को अपने बेस से ही हेलीकॉप्टर से वहां जाना होता था।
अब साथियों बड़े बड़े पहाड़ है तो वहाँ पर्वतारोहण तो खूब होता है। लिहाजा जो भी पर्वतारोही आते थे वो पाकिस्तान में आते थे और पाकिस्तान से परमिशन लेते थे सियाचिन के पहाड़ों पर पर्वतारोहण करने के लिए, उन पे चढ़ने के लिए, और पाकिस्तान उनको परमिशन देता था। और वो जो देश पश्चिम देश है वो अपने जो मैप है वो दर्शाते थे, उनमें पाकिस्तान का हिस्सा सियाचिन को दर्शाने लगे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो भी पर्वतारोही जो दूसरे देशों के होते थे वहां आते थे, पर्वतारोहण करते थे, तो उनके साथ पाकिस्तान बड़ी चालाकी से अपनी आर्मी के कुछ लोगों को भी ट्रेनिंग देने के लिए, पर्वतों में रहने के लिए भेज देते थे। इससे दो चीजें हो जाती थी, एक तो वहां से अनुकूलता हो जाती थी उन आर्मी के लोगों के लिए, और दूसरी पेट्रोलिंग भी हो जाती थी कि वहां कोई तीसरा आदमी तो नहीं। लिहाजा पाकिस्तान काफी अग्रेसिव था सियाचिन को लेकर के, हम ये मान सकते हैं। 1978 तक आते आते भारत को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ है, बहुत ऊंचा स्थान है सियाचिन, वहां यदि कोई आदमी बैठ करके देखे तो वो तो आसानी से पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर सकता है, और फिर वहां से हटाना उसको मुश्किल हो जाएगा। वहां ऊपर ना तो तोप के गोले पहुंचेंगे ना कुछ पहुंचेंगे, दूर से हवाई जहाज वगैरह लड़ाक विमान आ रहे हैं, तो यदि वहां कुछ ऐसा सिस्टम तैनात कर दिया जाए तो वो उनको भी गिरा सकते हैं। लिहाजा भारत ने यहाँ से प्लान बनाना शुरू किया कि भाई सियाचिन को हम छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस पे दावा हमें, हमारा जो दावा है वो मजबूत करना चाहिए, हमें इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। भारत ने भी 1978 आते आते वहां से पर्वतारोहण की स्वीकृति देनी शुरू कर दी अपनी तरफ से। तो जो भी कोई बाहर से आता, कोई भारत की तरफ का या भारत की विचारधारा से मेल खाने वाला कोई देश है, वहां के लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ से परमिशन लेते थे, तो यहाँ से भी परमिशन देने लगे। और इसी तरह कुछ पर्वतारोही जो, क्योंकि वो बार बार पर्वतारोहण करना चाहते हैं, तो कभी उधर पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने पर्वतारोहण कर लिया हो, उन पहाड़ों पर चढ़ गए हो, अब उनके मन में लगता है कि यार हमें दक्षिण दिशा से भी चढ़ना चाहिए, तो वो भारत के पास आके परमिशन लेने लगे कि इधर से भी चढ़ के देखते हैं। इसी दौरान साथियों एक जर्मनी का दल आया भारत, वो पर्वतारोहण के लिए स्वीकृति ली। तो उन्होंने जो मैप पेश किए अलग अलग तरह के, वो शुभ बताते हैं कि हमने ये पर्वत है वो उन पे चढ़े हैं, ये किया वो किया, सब वो बताते थे। उनमें जितने भी देशों के कुछ मैप थे उन सब में पाकिस्तान का हिस्सा बताया हुआ था सियाचिन को। ये सोच करके भारत को लगा कि ये तो गड़बड़ है, पूरे जो पश्चिमी देश है वो तो पाकिस्तान के साथ है सियाचिन के मामले में, तो हमें कुछ जल्दी ही करना चाहिए, अदरवाइज सियाचिन हो सकता है हमारे हाथ से निकल जाए। अब भारतीय सरकार और सेना ने मिलकर ये तय किया कि इस इलाके पर हमें अपनी सेना भेजनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वहां रहने के लिए जो संसाधन चाहिए वो इक्विपमेंट भारत के पास बिल्कुल भी नहीं। हालांकि कुछ सेना जैसे कि कुमाऊं रेजिमेंट है या लद्दाख स्काउट्स है, ये पहाड़ों में रहते थे, लेकिन फिर भी -50 डिग्री या -60-70 डिग्री तक रहने के लिए उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे। लिहाजा यूरोपीय एक कंपनी थी, उसको जो है उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई हमारे लिए अगले 6 महीने में इतने सूट बूट ये वो सिलाने हैं जो सर्दियों में उनको रहने के लिए काम आए। तो वहां की जिस कंपनी को उन्होंने ऑर्डर दिया उस कंपनी ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया या फिर कह के अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको ये जो है सप्लाई नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने कहा हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑर्डर आया हुआ है, 6 महीने तक हमारा काम है, लिहाजा हम आपकी ये डिमांड है इस पर 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं आप इक्विपमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। यहीं से भारत की गुप्तचर एजेंसियां वो तैयार हो गई, या फिर कहें कि उन्हें लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ है। विश्व के अनेक देशों में जहां भी बड़े बड़े पहाड़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं वहां तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि आजकल में बहुत कोई गर्म मुद्दा हो, लिहाजा ये इतना बड़ा ऑर्डर दिया किसने? तो यहाँ से भारत की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने इसकी खोजबीन शुरू की, तो उन्हें पता चला कि वास्तव में ये सभी ऑर्डर पाकिस्तान की तरफ से आए हुए हैं, और पाकिस्तान ये इक्विपमेंट इसलिए बना रहा है कि आने वाले समय में अप्रैल में वो सियाचिन पर कब्जा करना चाहता है। भारतीय सरकार के लिए ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति होगी। लिहाजा उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया और कहा कि जब वो आक्रमण करे उससे पहले ही हमें उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा। मेघदूत का मतलब ये, मेघदूत कालिदास का एक नाटक था। उन्होंने जो प्लान बनाया वो पाकिस्तान से पहले एग्जीक्यूट करना जरूरी हो गया। पाकिस्तान का प्लान था 17 अप्रैल 1984 को उन सियाचिन की बड़ी बड़ी जो 3 चोटियां सबसे ऊंची उन पे कब्जा करना, और भारत ने जो प्लान बनाया उसके तहत उन्हें उससे पहले ही लगभग 13 अप्रैल तक वहां कब्जा कर लेना है, ताकि वहां जब वो आक्रमण करे या फिर वहां कब्जा करने का प्रयास करे तो उन्हें सबक सिखाया जा सके पाकिस्तानी सेना को। तो ये सब काम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून को सौंपा गया, जिन्हें आपने पिछले दिनों काफी टीवी पर देखा होगा, कभी कभी आते हैं कोई डिबेट में, तो पीएन हून उनके नेतृत्व में ये अभियान शुरू किया गया। लोगों के साथ या जिनको ये काम करना था उनके साथ मीटिंग करते हुए उन्हें कहा गया कि भाई आपको वहां जाना सियाचिन में, लेकिन आपके पास न तो पहनने के लिए जूते हैं, वो वहां की कंडीशन के न ही शूट है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? सब ने एक ही स्वर में कहा कि हाँ हम ये कर पाएंगे, हम लोग बर्फ कोई अपना बिछौना और बर्फ कोई अपना ओढ़ना बना लेंगे, लेकिन ये फतह हम करके रहेंगे, ये जीत हम लेके रहेंगे। तो अब सियाचिन के जो बड़े पहाड़ हैं वहां तक पहुंचने के लिए सबसे जो सही
माध्यम है वो तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दे, लेकिन एक साथ इतने सब चीजें वहां पर ले जाना संभव नहीं था। जैसे आर्मी को ले गए और फिर इक्विपमेंट ले गए, बहुत ज्यादा हथियार वगैरह तोप वगैरह वहां ले जानी पड़ती, तो वो एक दो दिन में संभव नहीं है। और हेलीकॉप्टर बार बार वहां आएगा जाएगा, पाकिस्तानी रेडार है वो उसे पकड़ लेगा, और क्योंकि पाकिस्तान की पहुंच वहां ज्यादा है तो हो सकता है भारत के पहुंचने से पहले ही, वहां पूरा सेटल होने से पहले ही पाकिस्तान वहां हमला कर दे और भारत को फिर जो है ऐसे स्थिति का सामना करना पड़े। लिहाजा इस स्थिति बचने के लिए भारतीय आर्मी ने यह तय किया कि हमें पैदल ही, जैसे पर्वतारोही फतह करते हैं चोटियों पर चढ़ते, वैसे ही इसे पैदल ही वहां तक जाना होगा। और भारतीय आर्मी ने बहुत आसानी से या फिर कहें बहुत जज्बे के साथ पैदल ही उन 3 बड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया 13 अप्रैल तक। तो वहां जब पूरी तरह से आर्मी सेटल होगी तो उनके लिए सप्लाई, जैसे राशन की व्यवस्था है, फिर दूसरे हथियार वगैरह भेजने, वो हेलीकॉप्टर से भेजे जाने लगे। इधर पाकिस्तान को पता चला कि वहां भारत कुछ ऐसा स्थिति में कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है, वहां के हेलीकॉप्टर आ जा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि भाई ऐसा है 17 तारीख को हमें ये प्लान एग्जीक्यूट करना है, सियाचिन पर कब्जा करना है, कहीं भारत को पता तो नहीं चल गया। तो इसलिए वो सतर्क थे, और जब 17 अप्रैल को वो उन चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की तो कहीं उन्हें पहले से लग रहा था कि हमें सावधानी के साथ जाना है, हो सकता है हमारी कुछ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है हमारा जो है सामना भारतीय सेना से हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। भारतीय सेना ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। अब 300 के आसपास भारतीय सैनिक उन चोटियों पर कब्जा किए थे, और पाकिस्तान आर्मी ने जैसे ही उन पर कब्जा करने का प्रयास किया, भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके लगभग 500 के आसपास सैनिक है वो मारे गए। हालांकि मौसम की मार या फिर अन्य कारणों से भारत के भी 25 से 30 सैनिक शहीद हुए, ऐसा माना जा रहा है। तो इस तरह से ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 1984 का युद्ध एक बार फिर से हराया। हालांकि उसके बाद 1987 और 1990 में भी पाकिस्तान की आर्मी ने यह प्रयास किया कि इन चोटियों को खाली करवाया जाए, लेकिन भारतीय हाइट्स पे बैठे थे और उन्होंने अच्छा सबक, जब भी पाकिस्तान ने प्रयास किया भारतीय सेना ने उसे अच्छा सबक सिखाया। लिहाजा आज तक वहां गौरव के साथ भारतीय तिरंगा लहरा रहा है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी इस मलाल में है कि वो हमारे पास इलाका नहीं रहा। तो भारत ने सियाचिन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने जो सियाचिन पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जैसे भारत के ऑपरेशन का नाम मेघदूत था, वैसे पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम था अबाबिल, और उन्हें उस अबाबिल को उड़ाना पड़ा, उन्हें कुछ मिला नहीं। लेकिन उस आर्मी के उस समय ब्रिगेडियर जनरल थे परवेज मुशर्रफ नाम के व्यक्ति, जो बाद में पाकिस्तान के तानाशाह भी बने, या फिर कहें कि उन्होंने राष्ट्रपति तक पहुंचे। अब वो राष्ट्रपति कैसे बने, क्या हुआ, उनकी जीवन यात्रा क्या है, कभी मौका मिला तो एक और वीडियो बनाएंगे, उनमें आपको बताएंगे। लेकिन करगिल का जो संघर्ष हुआ या करगिल का जो युद्ध हुआ जिसमें ऑपरेशन विजय चलाया भारतीय सेना ने, उस करगिल युद्ध की नींव इसी सियाचिन के संघर्ष के बाद पड़ गई थी। 1987 1990 में प्रयास करने के बावजूद पाकिस्तान वो जो चोटियां हैं वो खाली नहीं करवा पाया। पाकिस्तान के मन में विचार आया कि एक बार यदि कोई हाइट पे बैठ जाता है तो उसे वापस नीचे उतारना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही उससे कुछ कम ऊंची करगिल की चोटियां हैं। लिहाजा जब भारतीय पेट्रोलिंग तो वहां करते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम आ जाता है तो वो भारतीय सेना नीचे आ जाती है, जम्मू की तरफ आ जाती है, उन चोटियों को खाली कर देती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सर्दी ज्यादा पड़ती है और वहाँ इलाका अभी ज्यादा विवादित नहीं है, या फिर कहें कि ज्यादा तनाव की स्थिति नहीं होती, तो भारतीय सेना आराम से नीचे रहती है, और जैसे सर्दियां कम होती है वापस वहां चली जाती है। अब ये जो परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने इसी टेक्निक के आधार पर कि जैसे भारत ने सियाचिन की पहाड़ियों पर कब्जा किया, हम वैसे ही करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लेंगे, और फिर जो है वो भारत उसे खाली नहीं करवा पाएगा। लिहाजा 1999 में आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में करगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी फौजों को बिठा दिया गया। फिर चरवाहों के माध्यम से जैसे ही भारत को पता चला, अब भारतीय आर्मी ने वहां पर जबरदस्त तरीके से करगिल की चोटियों को खाली कराया। ऑपरेशन विजय उसका नाम था। कैसे क्या हुआ ऑपरेशन विजय में कभी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, भारतीय सेना का जो इतिहास है वो शौर्य और साहस से भरा हुआ है। भारतीय सेना हमेशा एक पेशेवर तरीके से जिस प्रकार की कौशलता का प्रदर्शन समय समय पर करती है वो काबिल तारीफ है। विश्व के बड़े बड़े देश दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। तो साथियों, ये था ऑपरेशन मेघदूत जिसकी हमने चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद।